गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वंदे भारत स्लीपर। वंदे भारत जो ट्रेन है वो पहले चेयर क्लास में चलती थी, चेयर कार में, मतलब बैठकर आप यात्रा कर सकते। लेकिन अब नया वर्जन आया है, इसका दूसरा वर्जन आ गया है और उसमें आप लेट कर भी, जैसे बाकी ट्रेनों में होता है, लेट कर भी यात्रा कर सकते हैं, यानी ओवरनाइट यानी रात की यात्राओं को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो कहने का मतलब पहले सिर्फ चेयर कार थी, अब आ गई है स्लीपर भी। तो उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भारत का मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है, तो भारत में ही ये ट्रेन बनती है। और खास बात है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है भारत से एक्सपोर्ट भी हो रही है, दूसरे देशों को भी भेजी जा रही है। तो ये इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि पहली वंदे भारत कब चली, या पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस कब चली। तो अभी स्लीपर एक्सप्रेस का ये कुछ डिजाइन है, इस तरह से एकदम क्लासिक से लुक दिया गया है, मतलब बहुत मॉडर्न, बहुत कंफर्टेबल। लेकिन इसकी टिकट है जो थोड़ी ज्यादा रहेगी। यहाँ हम देखें कि पहली वंदे भारत जो कि स्लीपर ट्रेन है, उसकी सेवाएं सबसे पहले शुरू कर दी गई हैं 17 जनवरी 2026 से। ये पहली कौन सा रूट लिया है? कामाख्या गुवाहाटी, जो कि कहां पर है? असम में है। यहां से हावड़ा, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इनके बीच में चली है। तो पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो वो चलती है कामाख्या से लेकर हावड़ा तक। यात्रा का समय ये लगभग 14 घंटे लेती है। दूरी लगभग 971 किलोमीटर है। खास बात है कि इसमें कितने कोच हैं? 14 कोच हैं। और इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डिजाइन किया गया है इस ट्रेन को। तो मतलब दो स्टेशन जो कि कामाख्या से और कहाँ के बीच जोड़ता है? हावड़ा के बीच में जोड़ता है वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन है। अब ये वंदे भारत है जो चेयर क्लास में आती थी। तो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो कब चली, वो हम देख लेते हैं। तो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो 2019 में चली थी। स्लीपर कब चली है? 2026 में चली है। ये 15 फरवरी 2019 को चली थी। कौन से दो रूट कनेक्ट किए थे इसने? ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। लगभग 8 घंटे में 779 किलोमीटर का ये सफर तय करती है। जब ट्रायल किया गया था इस ट्रेन का सबसे पहले, तो ट्रायल में इस ट्रेन की स्पीड थी 183 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन रूट जो तैयार किया गया है उस रूट पर इसकी स्पीड रखी जाती है एवरेजन 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी भारत द्वारा ही तैयार की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि वंदे भारत जो ट्रेन है सबसे पहले चली थी 2019 में फरवरी में। तब इसने दिल्ली से वाराणसी को कनेक्ट किया। अब जो स्लीपर ट्रेन चली है जनवरी 2026 में, उस ट्रेन ने कनेक्ट किया है कामाख्या, जो कहां पर है? गुवाहाटी में है। उससे लेकर के उसने हावड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसको कनेक्ट किया है। आगे हम देखें अटल पेंशन योजना, इंपॉर्टेंट है। इसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। तो सबसे पहले अटल पेंशन योजना समझें क्या है। अटल पेंशन योजना का मतलब है कि अ, ऐसे गरीब लोग, गरीब का मतलब है कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, वो लोग अपनी जमा पूंजी में से कुछ 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 पेंशन के लिए जमा करते रहे और बुढ़ापे में उन्हें उनसे पेंशन मिल सके। तो ये पेंशन योजना है जो सबसे पहले 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। इसमें 18 से लेकर 40 साल की एज तक का व्यक्ति पैसे जमा कर सकता है और उसे जब वो 60 साल का हो जाएगा तब उसे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 1,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह तक रहेगी। अब आप जितना उसमें प्रीमियम किस्त जमा कराएंगे उसी हिसाब से पेंशन रहेगी। कम जमा कराएंगे तो पेंशन कम रहेगी, ज्यादा जमा कराएंगे तो पेंशन ज्यादा रहेगी। अब इसमें न्यूनतम टेन्योर कितना है? 20 साल तक इसमें आप जमा कराएंगे, उसके बाद 60 साल की एज के बाद में आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस योजना के तहत अगर हम जनवरी 2026 तक के आंकड़े देखें
तो इसमें जमा कराने वाले लोग 8.6 करोड़ हैं। 8.6 करोड़ लोग इसमें पैसा जमा करा रहे हैं। इसका कार्यकाल था जो 2025-26 तक था। कैबिनेट की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और कैबिनेट ने फैसला लिया है जनवरी 2026 में कि इसका कार्यकाल 2030-31 तक बढ़ा दिया जाए। यानी 2025-26 तक जिसका कार्यकाल था, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 2030-31 तक। यानी अब ये और आगे बढ़ गई है। कितने साल बढ़ा दी गई है? 5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है अभी इसमें। यानी अभी ये पेंशन योजना और आगे चलती रहेगी। हो सकता है भविष्य में सरकार फिर इसे आगे बढ़ा दे और कंटिन्यू करती रहे। तो कहने का मतलब है, अटल पेंशन योजना 2015 में चलाई गई थी, मोदी सरकार द्वारा चलाई गई थी। अभी हाल ही में कैबिनेट ने फैसला लिया है, इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 5 साल के लिए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2030-31 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आगे देखें, फ्रेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भारत की यात्रा की है। तो अभी हम बस इतना ही याद कर लें कि फ्रेडरिक मर्ज कौन है? जर्मनी के चांसलर हैं। ये सामने उनकी तस्वीर है। आगे देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है, पहले वो समझें। कोई किसी देश का जो पासपोर्ट है, पहले दो चीजों में हम अंतर समझें। एक होता है पासपोर्ट और एक होता है वीजा। पासपोर्ट का मतलब है किसी भी देश की आईडी। जैसे हम भारत का पासपोर्ट रखते हैं, तो मतलब एक तरह से भारत की हमारी वो आईडी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं हम दूसरे देश में जाएं तो वो हमारी इंडिया की आईडी हो गई। वीजा, वीजा दूसरा देश देता है हमें। क्या देता है हमें? परमिशन, यानी अनुमति अपने यहां आने की। हम जैसे अमेरिका में जाना चाह रहे हैं, तो अमेरिका हमें वीजा देगा, मतलब अनुमति देगा अपने देश में आने की। तो अब हम पासपोर्ट लेकर के किसी के पासपोर्ट से बिना वीजा ही उस देश में चले जाएं, तो उस पासपोर्ट को हम ज्यादा पावरफुल बोलेंगे। तो कितने देशों के पासपोर्ट, किसी देश के पासपोर्ट से हम कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यानी पासपोर्ट ही इतना स्ट्रांग है कि वीजा की जरूरत नहीं है, बिना वीजा ही हम यात्रा कर सकें। तो उस आधार पर ये रैंक दी जाती है। क्लियर है? जैसे सपोज कीजिए कोई देश है और उसके पासपोर्ट से 100 देशों में यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। 100 देश अनुमति देते हैं ऐसी। तो मतलब उसकी अनुमति 100 देशों की है। कोई दूसरा देश है, वो 20 देशों में जा सकता है पासपोर्ट से, तो 20 देशों की अनुमति हुई। तो एक संस्था है हैंडले एंड पासपोर्ट पार्टनर्स, ये जारी करती है। तो इसके बारे में हम समझ ले पहले। तो हैंडले एंड पार्टनर्स करके जो संस्था है, ये एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी यानी ब्रिटेन की है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, ब्रिटेन में लंदन में ही है। और विश्व में लगभग 55 से ज्यादा इसके कार्यालय हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में, शहरों में इसके कार्यालय हैं। तो इसने हैंडले एंड पासवर्ड पार्टनर्स ने हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। तो 2026 के लिए जारी किया है। उसमें फर्स्ट रैंक मिली है सिंगापुर को। और सिंगापुर के पासपोर्ट से दुनिया के 192 देशों में बिना वीजा के आप जा सकते हैं। या तो आप पासपोर्ट लेकर जाएं, आपको एयरपोर्ट पर वहीं वीजा मिल जाएगा। ये सुविधा भी रहती है, आप पासपोर्ट लेकर आए, आपको वहीं वीजा मिल जाएगा। तो सिंगापुर का कितना स्ट्रांग है? 192 देशों में आप यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जापान और साउथ कोरिया। इनके पासपोर्ट से आप 187 देशों में जा सकते हैं। थर्ड रैंक पर आते हैं स्वीडन, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन और स्विट्जरलैंड। ये यूरोप के देश हैं और इनसे आप 186 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत का जो पासपोर्ट है उसका स्थान 2026 में 80वां है। यानी इससे आप 55 देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो 55 देशों में या तो आपको वीजा से ही एंट्री मिल जाए, पासपोर्ट से एंट्री मिल जाएगी, या आपको वहां जाकर एयरपोर्ट पर ही आपको वीजा मिल जाएगा। तो भारत की रैंक 80 है।
जो पिछले साल कितनी थी? 85 थी। 2025 में कितनी थी? 85 थी, 85 थी। यानी यूँ कहें कि यहाँ से यहाँ तक कितने अंकों का सुधार हुआ है? 5 अंकों का। पहले 85 थी, अब 80 हुई। वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसकी रैंक कम होगी, इसका मतलब पासपोर्ट इसका उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो हम यहाँ देखें, सिंगापुर से 192 देशों में जा सकते हैं और भारत के पासपोर्ट से 55 देशों में जा सकते हैं। और भारत के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, उसमें 5 अंकों का सुधार हुआ है और जो पहले 85 थी, अब 80 हो गई है। इसमें सबसे नीचे रैंक वाला अगर कोई देश है, तो वो अफ़गानिस्तान को दर्जा दिया और अफ़गानिस्तान की रैंक 101 दी गई। यानी इसकी रैंक कौन-सी दी गई है? 101वीं रैंक दी गई है, जो कि भारत की 80 रैंक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर अगर फर्स्ट रैंक है, तो वो है सिंगापुर की और सबसे लास्ट रैंक है, वो है अफ़गानिस्तान की। कौन-सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये जारी होती रहती है और ये अपडेट होता रहता है हर साल। आगे हम देखें, अमेरिका का 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग होना। अमेरिका इस समय विचित्र फैसलों के लिए जाना जा रहा है कि लगातार वहां पर ट्रंप सरकार अजीबोगरीब फैसले लिए जा रही है। जैसे थोड़ा दिन पहले उन्होंने अलग-अलग देशों पर टैक्स लगाया। फिर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ही उस टैक्स को अवैध घोषित कर दिया। अब यहाँ अमेरिका का कहना है कि ये जो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये अमेरिका के हितों के अनुकूल नहीं है। अमेरिका को इनसे फायदा नहीं होता। तो अमेरिका ने इन 66 संगठनों से अपने आप को अलग करने का फैसला कर दिया है। तो ट्रंप प्रशासन ने 7 जनवरी 2026 को ऐसा फैसला लिया है। इन 66 को अगर हम देखें, तो 66 में 31 तो ऐसे संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए संगठन हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसियां हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन हैं और बाकी के 35 संगठन ऐसे हैं जो गैर यूएन संगठन है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए नहीं है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जो भारत और फ्रांस ने तैयार किया, उससे भी अमेरिका अलग हो गया है। तो कहने का मतलब है 31 संगठन तो ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं और 35 संगठन ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है, कोई अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ऐसे टोटल 66 संगठनों से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर लिया है, मतलब उनको छोड़ने का फैसला ले लिया है। बताया गया है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है हमारी। अमेरिका फर्स्ट मतलब हमारा देश पहले, बाकी बाद में, बाकी दुनिया। तो मतलब हमारे देश के हितों को हम प्राथमिकता देंगे और ये संगठन है जो अमेरिका के हितों में फायदा नहीं पहुंचाते हैं, तो अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ये काम नहीं करते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे संगठनों को छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो याद रहेगा कौन सा देश है? अमेरिका है। कितने संगठन छोड़ रहा है? 66 संघ, सॉरी 66 संगठन छोड़ रहा है। 31 यूएनओ की संस्था एजेंसियां हैं और 35 ऐसी हैं जो यूएनओ की एजेंसियां नहीं है। अब देखिए, बोर्ड ऑफ पीस। अभी हम देखें कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ है और संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि शायद वो संयुक्त राष्ट्र संघ को या उसकी सुरक्षा परिषद को साइड में करके खुद अपना एक संगठन दूसरा बनाना चाह रहा है और उसी के नजरिए से हम इसे देखें। बोर्ड ऑफ पीस, शांति के लिए एक बोर्ड। अब शांति के लिए बोर्ड क्या चीज है वो हम समझें इस शब्द को। ये एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 22 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में ट्रंप सरकार ने इसकी घोषणा की और बोला कि हम एक बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं जो गाजा में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण के लिए काम करे। और इसमें लगभग 60 देशों को न्योता भेजा कि आप आइए और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाइए और इसमें पैसा लगाइए। उस पैसे से हम गाजा में शांति स्थापित करेंगे। तो अभी गाजा क्या है वो हम समझते हैं कि गाजा एक पट्टी है जो इसराइल ने उस पर अटैक किए थे। तो इसराइल के अटैक की वजह से, हमास पर अटैक करने की वजह से वहां बहुत सारी बिल्डिंगें, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो उसको दोबारा
बनाने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है। इसमें कहा गया है संभावना है कि शायद ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विकल्प या उसका कोई प्रतिद्वंदी के रूप में कोई नया संगठन गठित करने की कोशिश कर रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। या इसका जो अध्यक्ष होगा उसी के पास अंतिम निर्णय की शक्ति हो। यानी कहने का मतलब है बोर्ड ऑफ पीस के जितने भी मेंबर होंगे वो मेंबर भाई भले ही मिलकर कुछ भी फैसला कर ले, लेकिन उसका जो हेड होगा वो हेड का निर्णय अंतिम होगा। वो अगर फैसला कर दे कि नहीं ये होना है तो वो ही होगा। कहने का मतलब है इसका हेड सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। और हेड कौन होगा? ट्रंप। खुद ट्रंप ही इसके आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप जिंदा रहेंगे तब तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो देखिए कैसा भविष्य में ये बोर्ड तैयार होता है, कैसा ये काम कर पाता है। अब हम जरा ये देख लें, ये है इजराइल इस तरह से, ये है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, और ये है मिस्र। मिस्र का ही भाग है सिनाई प्रायद्वीप जो कि एशिया में लगता है, और ये मिस्र खुद अफ्रीका में है। तो कहने का मतलब है मिस्र दो महाद्वीपों में है, उसकी मुख्य भूमि है जो अफ्रीका में है, और उसका एक प्रायद्वीप है सिनाई प्रायद्वीप, वो एशिया में लगता है। इन दोनों के बीच में से यहां से ये भूमध्य सागर है, और ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये लाल सागर है, और इनके बीच में से ये जा रही है स्वेज नहर। क्या जा रहा है? स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। तो मिस्र है वो दो हिस्सों में बांटती है। स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मिस्र की मुख्य भूमि और सिनाई प्रायद्वीप को अलग कर। अब देखिए ये इजराइल है, यहां जॉर्डन है, यहां लेबनान है, अब देखिए यहां पर सीरिया है। इजराइल का युद्ध हुआ मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ, और इधर सीरिया के साथ। तो मिस्र ने सीरिया से तो गोलन हाइट्स नाम की जो जगह है वो छीन ली। जॉर्डन से ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा जो अलग कलर में दिखाई दे रहा है ये छीन लिया, और मिस्र से ये गाजा पट्टी छीन ली। तो ये जो छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है गाजा पट्टी ये है, और ये कंट्रोल में इजराइल के है, लेकिन यहां पर इंटरनल कंट्रोल है वो हमास का है। किसका है? हमास का। और हमास है जो मुस्लिम समर्थक है, मुसलमानों का संगठन है। तो अब इजराइल ने हमास पर अटैक किया था और इस वजह से ये हिस्सा ध्वस्त हो गया। इसे दोबारा से बसाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। क्लियर है? तो देखते हैं भविष्य इसका क्या होता है, कितने देश इसमें शामिल होते हैं, कैसा बनता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, तो ये संभावना जताई जा रही है कि या तो संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसके समकक्ष एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, जिसमें सारी पावर उनके पास ही रहेंगी। अब हम देखें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास में कौन सी पावर है? वीटो पावर है। तो वीटो पावर वाले 5 देश हैं, और ये 5 देश वही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे। तो कौन कौन से हैं वो देखें। अमेरिका और रूस जिनमें हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, अमेरिका और रूस। ताज्जुब की बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये दोनों एक ही तरफ से लड़े थे। दूसरा ब्रिटेन और फ्रांस, जिनमें हमेशा से युद्ध चलता रहा था ब्रिटेन और फ्रांस में, अलग अलग देशों पर कब्जा करने के मामले में भारत में भी रहा था। और पांचवा है चीन।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, और वो पांचों हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसी में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2-2 साल के लिए बनते हैं। तो हर साल 5 चुन लिए जाते हैं, फिर अगले साल अगले 5 चुन लिए जाते हैं, फिर अगले साल 5 चुन लिए जाते हैं। इस तरह से 10 हमेशा बने रहते हैं। तो इसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला देखें, हेवन वन। हेवन वन है क्या? अंतरिक्ष में स्टेशन अभी बना हुआ है जिसे ISS बोला जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, जहां पर पृथ्वी से जो यात्री जाते हैं वो वहां ठहरते हैं। जैसे सुनीता विलियम्स वहां पर रुकी थी। तो अब वो पुराना होने लगा है, तो पहले उसके बारे में समझें, फिर हम इस पहलू पर आते हैं। तो देखिए, ये है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो निचली कक्षा में घूम रहा होता है। इसके बारे में हम बात करें तो इसका 5 एजेंसियों ने मिलकर इसे बनाया। अमेरिका की एजेंसी है नासा, रसिया की एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, यूरोप की एजेंसी है ESA, जापान की जाक्सा और कनाडा की CSA। इन पांचों एजेंसियों ने मिलकर इसे बनाया था और इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च किया 1908। अब ये पुराना हो चुका है और इसकी रिपेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा आने लगी, इसलिए इसे 2030 में डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा, मतलब इस कक्षा से हटा दिया जाएगा। अब उसे कक्षा से जब हटा दिया जाएगा तो धरती से अगर अंतरिक्ष यात्री जाएं तो वो वहां कहां ठहरेंगे? तो इसके लिए अब नासा है जो प्राइवेट कंपनियों को आगे कर रहा है ताकि प्राइवेट कंपनियां अपना अंतरिक्ष स्टेशन वहां भेजें और जब भी कोई यात्री जाए तो वहां वो ठहर सके। तो जो हेवन वन है ये एक अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, निजी यानी प्राइवेट कंपनी का, और ऐसा ये पहला होगा दुनिया का। तो दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा, उसका नाम क्या होगा? हेवन वन। हेवन वन ये अमेरिकी कंपनी है वास्ट स्पेस, उसके द्वारा तैयार किया गया है। उसका ये प्रोजेक्ट है। ये 2026 में यानी इसी साल इसे अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना है, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा जाएगा। स्पेस एक्स कंपनी है एलॉन मस्क की, उसके फाल्कन 9 रॉकेट से इसे भेजा जाएगा, जो कि पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षाओं में इसे स्थापित करेगा। तो पृथ्वी की निचली होती हैं, मिडिल होती हैं और अपर होती हैं। तो पृथ्वी की नीचे की कक्षाओं में इसे स्थापित किया जाएगा। तो हेवन वन क्या हो गया? पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के विकल्प के तौर पर काम आएगा। आगे हम कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक देखते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कौन से दिन की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं? 20 फरवरी 2026 के सप्ताह की स्थिति पढ़ रहे हैं। तो देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? हम जब आयात और निर्यात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय करेंसी अमेरिका का दबदबा है और डॉलर में किया जाता है। तो अगर भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो हम उतना ही व्यापार कर पाएंगे, कम व्यापार कर पाएंगे। जैसा 1991 में हुआ था, 1990, 91, 92 की स्थिति थी। भारत के पास में आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था, सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है इस समय, उसे हम समझते हैं। तो भारत का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है यानी विदेशी मुद्रा भारत के पास कितनी है, तो वो 723.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 723 बिलियन अमेरिकी डॉलर है इस समय। अब ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है वो हम समझें।
तो 1, 2, 3 और 4 ये इंपॉर्टेंट है। पहला, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। विदेशी मुद्रा भंडार के 4 घटक कौन कौन से हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरे देशों की मुद्राएं भारत के पास। दूसरा, स्वर्ण भंडार, कितना सोना है भारत के पास। तीसरा है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट, वो कितने हैं। और चौथा है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, उसके पास कितना रिजर्व जमा है हमारा। तो इन चारों से मिलकर बनता है विदेशी मुद्रा भंडार। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियां 572.5 बिलियन डॉलर हैं। सोने का भंडार हमारे पास 127.4 बिलियन डॉलर है। हमारे पास एसडीआर हैं 18.8 बिलियन डॉलर। और हमारे पास आईएमएफ के पास रिजर्व है 4.7 बिलियन डॉलर। यानी हमारे पास टोटल विदेशी मुद्रा कोष कितना है? लगभग 723.608 बिलियन डॉलर। और इससे हम लगभग लगभग 12 महीने आयात कर सकते हैं। यानी हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए जो हम आयात करते हैं, लगभग 1 साल तक हम आयात कर सकते हैं। इतना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार इस समय मौजूद है। आगे देखें इसके बारे में कुछ और। अब देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन देखिए। दिसंबर 2025 में ये था 552 बिलियन डॉलर और अब है ये 723 बिलियन डॉलर। यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। और विदेशी मुद्रा भंडार प्लस हो रहा है, इसका मतलब है हमारा निर्यात बढ़ रहा है। फलसा समझिए, अगर हम ज्यादा निर्यात करेंगे, ज्यादा सामान विदेशों को भेजेंगे, तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी, तो ये भंडार बढ़ेगा। अब हम आयात ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? हमें ये विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा देना पड़ेगा तो ये कम होगा। कहने का मतलब है हमारा ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है। आगे देखें अगला, भारत का कुल बाहरी ऋण। हमारे देश पर बाहर से कितना ऋण, कितना लोन है बाहर से लिया हुआ, उस कर्जे की हम बात करते हैं। तो ये स्थिति सितंबर 2025 तक की है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। तो हमारे देश पर कुल बाहरी ऋण है वो 746 बिलियन डॉलर है। 746 बिलियन डॉलर। अगर हम पीछे देखें तो ये कितना था? 723 बिलियन डॉलर। यानी हमारे पास जितनी विदेशी मुद्रा संपत्ति है उससे ज्यादा हम पर विदेशी कर्जा है। विदेशी कर्जा हम पर उससे ज्यादा है। अब इसमें परिवर्तन हम देखें कि जून 25 की तुलना में सितंबर 25 में लगभग 0.7 बिलियन डॉलर की कमी आई। यानी हमारा कर्जा है जो थोड़ा कम हुआ है। और अगर हम इस बाहरी ऋण को जीडीपी के अनुपात में देखें तो 19.2% है। मतलब हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका लगभग 19.2% ये है। मान लीजिए हमारी जीडीपी 100 रुपए है तो उस पर 19 रुपए बाहर का कर्जा है। तो मतलब ये जो पैसा है वो हमारी टोटल जीडीपी का लगभग 19.2% है। अगर ये 50% हो जाए, 100% हो जाए, तो इसका मतलब समझो कि जितना हमारी जीडीपी है वो सारी विदेश के पैसे से ही चल रही है, कर्जे से चल रही है। तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होने का संकेत है। तो ये जितना जीडीपी का अनुपात कम होता जाएगा, हमारे देश की स्थिति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। आगे हम देखें कि ये जो विदेशी कर्जा है वो सितंबर 2024 में 711 बिलियन डॉलर था और वो ही सितंबर 2025 में एक साल में 746 बिलियन डॉलर हो गया। यानी कि लगभग लगभग 34 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो गई। यानी हमारा कर्जा बढ़ रहा है, हमारे देश पर कर्जा बढ़ रहा है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार को मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ रहा है। मतलब हमारा निर्यात बढ़ रहा है लेकिन साथ के साथ हमारा कर्जा भी बढ़ रहा है।
अब इस कर्जे में हम बात करके देखें कि लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है? 1 वर्ष से अधिक, ऐसा कर्जा जो हमें 1 साल से ज्यादा टाइम में लौटाना है, मतलब 20 साल में, 30 साल में, ऐसा टाइम होता है। तो उस पर क्या होता है कि ऐसे से हम कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसा कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, एयरपोर्ट बना सकते हैं, या उसका ऐसा तैयार कर सकते हैं कि जिससे हमारा इकोनॉमी बढ़े, तो हमें वो तुरंत वापस नहीं लौटाना। लेकिन कुछ है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है? जो 1 वर्ष में लौटाना है। तो अब 1 वर्ष में लौटाना है तो ये हमारी करंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुरंत लाइबिलिटी बनती है। तो अगर इनको हम तुलना करके देखें तो लगभग 81.6% तो हमारा लॉन्ग टर्म है, जो हमें बाद में देना है, और लगभग 18.4% हमारा शॉर्ट टर्म है। तो मतलब जितना हमारे देश पर कर्जा है उसका लगभग लगभग 82% तो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और उसका लगभग 18% हम देखें, 18.4% देखें तो वो शॉर्ट टर्म है, मतलब कम समय में, यानी 1 साल में हमें लौटाना है। अब जो हमारा ये विदेशी ऋण है वो हम देखें कि वो किस किस परसेंटेज पर है आधारित। तो अमेरिकी डॉलर में अगर हम बात करें तो ये 54%। अगर भारतीय रुपए में हम बात करें तो रुपए में लगभग ये 30% है। जापानी येन 6.5% है। एसडीआर जो आईएमएफ का है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो 4.5% है। और यूरो का कर्जा हम पर 3.6%। तो हम पर जो ये कर्ज है उसका ये भाग दिया गया है कि इतने इतने परसेंट इस राशि में हमारे पास ये कर्ज है। आगे देखें, जीडीपी में वृद्धि, हमारी जो जीडीपी है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। तो जीडीपी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, हम सिंपल शब्दों में समझें। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब हमारे घर में, यानी हमारी देश की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में एक वित्त वर्ष, समझिएगा, पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट है हमारे देश की बाउंड्री, दूसरा पॉइंट है एक वित्त वर्ष। वित्त वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से चालू हो और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाए। तो उस एक वित्त वर्ष में वस्तु और सेवा, मतलब वस्तु जो जो सामान बना है और जो जो सर्विस प्रोवाइड की है, उनका जो अंतिम मूल्य होगा उसे हम जीडीपी बोलेंगे। तो मतलब हमारे देश में, यानी हमारे देश की बाउंड्री में, 1 साल में, 1 साल कौन सा वित्तीय वर्ष, उसमें जितना भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। तो हमारी जीडीपी कितनी बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है, उसे हम देखें। तो जीडीपी को मापने के लिए आधार वर्ष पहले था 2011-12। तो 2011-12 आधार वर्ष था, उस आधार पर हम जीडीपी को माप रहे थे। अब इसे चेंज कर दिया है और अब कर दिया गया है 2022-23। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी को मापने के लिए आधार वर्ष जो कि 11-12 था, अब कितना कर दिया गया है? 2022-23 कर दिया गया है। और इस आधार पर आंकड़े जारी करने का काम जो एनएसओ करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, उसने जारी किए हैं। तो उस आधार पर हम देख लेते हैं। तो उस आधार पर बताया गया है कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पुराने आधार के आधार पर तो थी 7.4% की वृद्धि। कब? 2025-26 की बात कर रहे हैं, जो फिलहाल चल रहा है। लेकिन नए आंकड़ों के हिसाब से, नए आधार वर्ष के हिसाब से हमारी जीडीपी की वृद्धि रहेगी 7.6%। तो याद रखिएगा, पुराने आधार वर्ष जो कि 11-12 था, उस आधार पर तो हमारी जीडीपी की वृद्धि कितनी है? 7.4। और नए आधार वर्ष के हिसाब से अगर हम उसकी कैलकुलेट करें तो रहेगी 7.6%। 7.4 या 7.6% का मतलब क्या है वो समझिए। ये समझिए कि पिछले साल हमारे देश में जो हमारी जीडीपी थी वो 100 रुपए थी। तो अब की बार
वो 107.4 होगी। पिछली बार 100 थी, तो इस आधार पर अब की बार 107.6 होगी, यानी 7.6 या 7.4 की परसेंट की वृद्धि हुई है। दूसरा, अगर हम नेशनल इनकम देखें, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय पहले आंकड़ों के हिसाब से थी 7.3 और नए आंकड़ों के हिसाब से बनेगी 7.7%। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पुराने आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी 7.4 और नेशनल इनकम 7.3 की वृद्धि बताई गई थी। नए आधार वर्ष के आधार पर 7.6 की वृद्धि और यहां राष्ट्रीय आय में 7.7% की वृद्धि बताई गई है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अब देखिए, हमारा जो नीति आयोग है वो जारी करता है आंकड़े, और वो आंकड़े इस आधार पर उसने एक जारी किया है सूचकांक, जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात की तैयारी मतलब हमारे देश के राज्यों में कैसा ढांचा है, कैसी वहां की नीतियां हैं, वहां की सरकार कैसा काम कर रही है कि उस राज्य का निर्यात में हिस्सेदारी क्या है, कितना निर्यात कर रहा है। क्योंकि देश में से जितना ज्यादा निर्यात होगा उतना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, हमारा कर्जा उतना कम होने की संभावना बरकरार रहेगी। तो उसके आधार पर 2024 का इंडेक्स जारी किया गया है। ये इंडेक्स सबसे पहले 2020 में जारी किया गया था। तो निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। पहला कब जारी किया था? 2020 में। अब 2024 में जारी किया गया है 14 जनवरी 2026 को। 2024 के लिए, वर्ष 2024 के लिए किया गया है। कब किया गया है? 2026 में किया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की निर्यात करने की क्षमता, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी सड़कें हैं, कैसा बिजली पानी की व्यवस्था है फैक्ट्रियों के लिए, उद्योगों के लिए, वहां की सरकार ने कैसे शासन बना रही है, कैसी नीतियां बना रही है, उनका प्रदर्शन क्या है, उनका आकलन करने के लिए चार आधार स्तंभ तय किए गए हैं। चार आधारों पर इनकी गणना की जाएगी। पहला, नीति और शासन को वेटेज दिया गया है 20%, यानी वहां की सरकार कैसी नीतियां बनाती है और उनका शासन कैसा है। क्योंकि नीतियां जब अच्छी होंगी, निर्यात के अनुकूल होंगी, उद्योगों के अनुकूल होंगी, तभी उद्योग बनेंगे। अगर उन उद्योगों के प्रतिकूल होंगी तो उद्योग पनप ही नहीं पाएंगे। दूसरा, व्यवसायिक परिस्थितियां, वहां व्यापार करने की परिस्थितियां कैसी हैं, उसको 40% वेटेज दिया गया है। निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, निर्यात करने के लिए गुजरात के कांडला में जाना है माल, और वहां के लिए सड़क ही टूटी हुई है, तो निर्यात कैसे होगा? रेल में जाए माल को गुजरात तक पहुंचाने के लिए और रेल के रिजर्वेशन ही ना करें, या रिजर्वेशन कई दिन तक माल पड़ा रहे, सड़ जाए। तो कहने का मतलब है उस अवसंरचना को 20% वेटेज दिया है, और निर्यात में क्या प्रदर्शन उनका है उसे 20% वेटेज दिया गया। तो इन आधारों पर गणना की गई है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो हम देखें, राज्यों को चार समूहों में बांट दिया गया। पहला समूह है बड़े राज्य, दूसरा है छोटे राज्य, तीसरा है उत्तर पूर्वी राज्य, और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश। तो हम इसे तो अलग देखेंगे और इन तीनों को एक साथ देखेंगे। अब इनको और टुकड़ों में बांटा गया है। जैसे इसको देखें, लीडर्स, जो राज्य बड़े राज्य हैं 17 राज्य, उनमें से लीडर्स कौन है, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद चैलेंजर्स, जो चैलेंज दे रहे हैं, मतलब आगे अच्छा कर सकते हैं। और तीसरा एस्पायर्स, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह से करके तो हम सबसे पहले देखें बड़े राज्यों में कौन कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को। पहला स्थान किसको मिला है? निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जो जारी किया है नीति आयोग ने, उसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान है महाराष्ट्र को, दूसरा तमिलनाडु को दिया है और तीसरा गुजरात को दिया। चौथा स्थान जो कि इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। खास बात यह है कि 2022 में ये 7वें रैंक पर था और अब ये कौन से रैंक पर आ गया है? चौथे रैंक पर आ गया है। तो यानी 3 रैंक का उछाल इसमें आया है। और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह करके बड़े राज्यों में पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे नंबर पर यूपी और 5वें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। अब इसी तरह से हम छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों का देख लेते हैं। तो इनमें
पहला स्थान है उत्तराखंड का, सेकंड आ रहा है जम्मू का, थर्ड नागालैंड। अगर हम फोर्थ की बात करें, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनकी फोर्थ रैंक है। और फिफ्थ रैंक आती है गोवा की। तो मतलब छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन कर रहा है? उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। आगे हम देखें, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना मतलब जल से बिजली बनाना। दो तरीके से हो सकता है, बहती हुई नदी है, उसके पानी को टरबाइन पर गिराया जाए और टरबाइन घूमे। दूसरा तरीका यह है कि उसे बांध बनाकर रोका जाए और फिर टरबाइन पर गिराए। तो ये बहती हुई नदी के पानी को इस्तेमाल करना है, बांध नहीं बनाना। इसलिए इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर। कैसी परियोजना है? रन ऑफ द रिवर, मतलब नदी पर ही बहते हुए पानी का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। क्यों किया जाएगा उसका हम कारण समझेंगे। तो पहला है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। उसका कौन सा चरण? सेकंड चरण। इसको हाल ही में जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसकी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, उसकी मंजूरी मिल गई, इसलिए ये चर्चा में है। कहां पर ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है, चिनाब नदी। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है। यहां पर पहले से ही दुलहस्ती की चरण वन की योजना पहले से ही है, जो है 390 मेगावाट की। तो दुलहस्ती के दो चरण हो गए, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण पहले से ही कार्य कर रहा है, जो कि 390 मेगावाट का है। और अब जो ये दूसरा चरण बन रहा है, ये 260 मेगावाट का होगा। क्लियर है? पहला 390 वाट का है, 90 मेगावाट का है, और दूसरा 260 मेगावाट का है। अब पहले चरण से एक नहर बनाई जाएगी और उस नहर से पानी को लाकर दूसरे चरण में लेकर आया जाएगा। तो उसके लिए एक सुरंग बनेगी, जो कि लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी हो। तो क्लियर हुआ? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहां पर है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है। पहले से ही वहां 390 मेगावाट की चरण वन चल रहा है। चरण दो है जो 260 मेगावाट का बनाया जा रहा है, जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब इसमें 3.5 किलोमीटर, लगभग 3.6 किलोमीटर की एक क्या बनाई जाएगी? सुरंग बनाई जाएगी, ताकि पानी लाकर इसमें गिरा जाए। इसकी लागत लगभग 3200 करोड़ रुपए होगी। इसका विरोध पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने इसका विरोध क्यों किया है वो हम समझते हैं यहां पर। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु जल संधि समझौता है। तो सिंधु नदी है, वो नदियों का एक ग्रुप है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, इस तरह से। तो ये नदियां आकर सिंधु बनाती हैं। तो सिंधु नदी का जल का इस्तेमाल कैसे हो, अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा ना हो, इसके लिए सिंधु जल संधि हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। कब हुई? 19 सितंबर 1960 को हुई। 19 सितंबर 1960 को हुई। और ये किस किस के बीच में हुई? भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इनके बीच में समझौता हुआ। इसमें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको बोलते हैं, वो क्या था इसमें? मध्यस्थ था। मतलब उसकी मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था। अब पाकिस्तान ने पिछले साल भारत में पहलगाम पर अटैक किया। तो पहलगाम पर अटैक करने के बाद में भारत ने 23 अप्रैल 2025 को इसे निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। किसे? सिंधु जल संधि समझौते को। तो अब भारत फिलहाल इसके अनुसार पालन नहीं कर रहा है। तो सिंधु जल संधि समझौता था क्या, किन नदियों का भारत इस्तेमाल कर सकता है, किन का नहीं कर सकता है, वो हम समझते हैं थोड़ा यहां पर। तो हम देखें कि ये नदियां हैं यहां पर। ये बड़ी नदी है सिंधु, ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये है व्यास,
और व्यास मिल जाती है सतलज में, और ये है सतलज, यहां से आ रही है, और ये सारी मिलकर के क्या बनाती हैं, सिंधु बनाती हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। ये इस तरह से बॉर्डर है। तो अब देखिए, ये हिस्सा है पूर्व, पूर्व का, और ये हिस्सा है पश्चिम। तो पश्चिम की तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब। और पूर्व की तीन नदियां हैं, सतलज, व्यास और रावी। तो आप देखिए, पूर्व की जो तीन नदियां हैं उनका पूरा कंट्रोल भारत को दिया है। यानी भारत है जो रावी, सतलज और व्यास के पानी को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इनके पानी को, तीन नदियों के पानी का 20% ही इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। इसीलिए चिनाब नदी पर जो दुलहस्ती परियोजना है वो रन ऑफ रिवर है, बहते हुए पानी में है, क्योंकि भारत इन नदियों का पानी रोक नहीं सकता है, इस्तेमाल उसका कर सकता है। अब इसके पानी को भारत ने जैसे ही इसे इस्तेमाल ज्यादा करने लगा है, क्योंकि निलंबित कर दी है भारत की तरफ से इनसे, तो अब इसकी समस्या क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में पानी की कमी हो सकती है, वजह से फसल प्रभावित हो, इसलिए पाकिस्तान इसका विरोध करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इनसे संबंधित कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। धन्यवाद।